विल ट्राई टू गेट इट डन इन 1 आवर। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट टेबल 1.1 विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, प्रोटॉन नंबर, नंबर ऑफ लेता है, NMG का 12 होता है। ये पीरियड 3 के अंदर आते हैं, NaMgAl तीनों इकट्ठे होते हैं। ये 10 होता है, ये सॉरी ये 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर 13 और 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 प्लस, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं, तो 13 माइनस 3 10, और यहाँ पे इसने 2 लूज किए हुए हैं, तो ये भी 10। ठीक हो गया। स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द आयनिक रेडियस ऑफ Al3 प्लस कंपेयर टू Mg2 प्लस। अच्छा, अब ये देखो, वो कह रहे हैं आयनिक रेडियस इसका छोटा होगा। मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है, ठीक है। जो ये देखो, अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इन दोनों में 10 10 है, मगर इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा है। अगर चार्ज ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो ये इसके न्यूक्लियॉन्स होंगे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की। तो इसकी वजह से इसका जो साइज होगा ना, वो छोटा होगा कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि इसका इसके अंदर कम प्रोटॉन चार्जेस, तो कम अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर लिखनी है। Al3 प्लस इज स्मॉलर बिकॉज, अच्छा, आपको 3 चीजें लिखवाई थी जो आपकी ये इन हमेशा एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करती हैं। ठीक है, बेसिकली नंबर 1 होती है आपका न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। नंबर 2 होती है आपकी शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और तीसरी इसके बीच में आपने लिखनी होती है अट्रैक्शन। तो आपने यही 3 चीजों का जिक्र करना है। अब देखो, इसके अंदर इनर शील्डिंग इफेक्ट सेम होगा, क्यों? क्योंकि सेम इनर शेल्स होंगे, ठीक है। इसमें भी 2 इनर शेल्स हैं, इसमें भी 2 इनर शेल्स हैं, तो इनर शेल्स तो सबके सेम हो गए। तो ये बात आप यहाँ पे लिखोगे कि Al3 smaller because greater nuclear charge, so greater attraction between nucleus and electrons, and also same shielding effect। क्लियर हुआ? आगे चलो, आगे चलो। जी सर। ठीक है, सोडियम। सोडियम के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग होती है। क्यों? बिकॉज सोडियम इज अ मेटल, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग की डायग्राम क्या होती है? केटाइंस अट्रैक्टेड टू सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम यहाँ पे केटाइंस बना दो, प्लस प्लस प्लस, हमेशा याद रखो 2 लेयर्स बनाना, ठीक है। प्लस 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 प्लस, ठीक है, आपने 2 लेयर्स बना दी। अब इसके ऊपर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूं बना दो, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स बना दो, किस तरह डीलोकलाइज हुए हैं, हर जगह पड़े हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है, ये ज्यादा होते हैं और ये मोबाइल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और हीट भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो डायग्राम शुड लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। Figure 1.1 shows the variation in melting point of the period 3 elements in the standard states at room temperature। ठीक है, explain why Si has a high melting कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सिलिकॉन ग्रुप 4 के अंदर आता है। 4 वालों की एक प्रॉपर्टी होती है, दीज आर मेटलॉइड्स, इनकी ना ज्यादातर हाई मेल्टिंग, इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, जैसे SiO2 एक जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो यही बात यहाँ पे लिखोगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट है? हाई मेल्टिंग पॉइंट के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो बॉन्डिंग आती है, दूसरा एनर्जी होती है, ठीक है। तो पहला आपने लिख दिया इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसीलिए इसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन द जाइंट
कोवलेंट स्ट्रक्चर। हमेशा जब भी सवाल मेल्टिंग पॉइंट का आ जाए बात लिखनी है, ठीक है। एक आपने लिखना है कि उसके एक आपने लिखना है कि उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है, बताते जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, उसमें बॉन्ड्स कौन से हैं, आपने बता दिया कोवलेंट बॉन्ड्स, तीसरा लार्ज बॉन्ड्स होनी चाहिए होती, ठीक है। ये तीन बातें लिखनी जरूरी है। कंप्लीट फिगर 1.1 टू शो द वेरिएशन इन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द एलिमेंट्स पी एस एंड सी एल। सॉरी लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट वाला ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी मतलब रटा हुआ, और इसकी और कोई ट्रिक नहीं होती, बस आपने याद रखना है। एक चीज पर ट्रिक इसमें यह है कि ये तीनों नॉन मेटल्स है ना, तो ऑब्वियसली इनका इन सबसे कम होगा क्योंकि नॉन मेटल्स है, ठीक है। सबसे पहले आप पी को इधर ले जाओ, ठीक है, और मैं बताता हूँ कि एस का थोड़ा सा ज्यादा क्यों होता है, थोड़ा सा इसमें है चीज, ठीक है। बेसिकली पी एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो पी का यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर एस एग्जिस्ट करता है एस रेड की फॉर्म में, तो इसमें थोड़ी ज्यादा अट्रैक्शन होती है, आईडी आईडी फोर्सेस होती हैं, तो एस थोड़ा सा पी से ऊपर होता है, ठीक है। और Cl Cl2 में तो वो पी से भी नीचे होता है, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह ग्राफ बनाना है हमेशा, एन से लेके Cl तक याद रख लो, ठीक है, क्लियर। आगे चले। पीरियड 3 एलिमेंट्स रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। पीरियड 3 एलिमेंट्स रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर, पीरियड 3, ठीक है, मतलब Na से लेके Cl तक, excess of oxygen at room temperature. Complete table 1.2 period 3 elements state of oxide at room temperature and pressure. अब ऑक्साइड क्या होता है, देखो ये है मेटल ऑक्साइड, Na का ऑक्साइड क्या होता है, NaO। अब NaO तो वाइट सॉलिड होता है ना, ठीक है, तो सॉलिड, ठीक हो गया। और S का जब आप ऑक्साइड बना तो SO2 बनता है या SO3 बनता है। अब ये हमने पढ़ा था कि ये एसिडिक गैस होती है, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अप्रोक्सीमेट pH ऑफ सॉल्यूशन मेड व्हेन ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर। जब आप NaO को पानी में डालते हो ना, तो ये बेसिकली आपका बन जाता है 2NaOH, ठीक हो गया, ऐसे फॉर्म हो जाता है ये। तो ये क्या हो गया, ये NaOH एक बेस होती है ना, तो ये अल्कलीन सॉल्यूशन हो गया, तो हम इसको कहते हैं 14, ठीक है। मगर आप अगर SO2 को पानी में डालो, ठीक है, अब SO2 का जब रिएक्शन होता है ना H2O के साथ, आई एम सॉरी ये ना कहने की याद करनी होती है, ठीक है, तो ये पता बनाती है हमारे पास H2SO3 सल्फरस एसिड, और अगर हम SO3 को रिएक्ट कराते हैं H2O के साथ, तो ये हमारा बनाते हैं H4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो एसिड्स हैं, प्रोटॉन डोनर्स हैं, तो इसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो हम कहते हैं कि इसकी पीएच होगी 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन मेड इन कॉलम 3 ऑफ टेबल 1.2 आर मिक्स टुगेदर, निम्न टाइप ऑफ रिएक्शन करते हैं। देखो वो कह रहे हैं द सॉल्यूशंस मेड इन द कॉलम 3, इसमें हमने क्या कहा था, इसमें क्या बन रहा है, इसमें NaOH बन रहा है, इसमें क्या था, इसमें क्या बन रहा है, इसमें हमारे पास बन रहा है हमारा बन रहा है कह देते हैं H2SO4, ठीक है। अब मुझे आप बताओ ये क्या है, ये बेस होती है ना, और ये क्या होता है, ये एसिड होता है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है। अब जब आप एक बेस और एक एसिड आपस में रिएक्ट कराते हो तो दो एक ही रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हो या तो एसिड बेस रिएक्शन क्योंकि एसिड बेस है, या आप लिखते हो टू डिस्क्राइब द रिएक्शन बिटवीन P4O10 एंड excess ऑफ वाटर। P4O10 भी एक देखो नॉन ऑक्साइड मेटल है। एक बात आपको, ठीक है, ये पानी में डिसॉल्व करके बेसिक ऑक्साइड देते हैं, ठीक है, बेसिस देती है, ठीक हो गया। मगर जितने नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ज्यादातर, अच्छा एल जो है वो एम्फोटेरिक है, ठीक है, Al2O3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो वो बेसिक भी ऐड कर सकती है और एसिड की तरह भी ऐड कर सकती है। Na और Mg जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स है क्योंकि वो मेटल्स के हैं, तो वो हमेशा आपको एल्कलीन सॉल्यूशन देंगे, वो आपको बेस बना के देंगे पानी के अंदर डिसॉल्व करके। लेकिन सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 4 का है, ठीक है, वो कभी कभी आपको SiO2 दे देता है, ठीक हो गया, तो वो एक जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर देता है। लेकिन जितने भी बाकी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल PsCl, ये तो कंफर्म नॉन मेटल्स है ना, ये इनके बनते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम आयमा। एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी में डल के एसिड बनाते हैं, ठीक है। अब पी है, इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो पी से कौन सा एसिड हमें याद है बनता है, फॉस्फोरिक एसिड बनता है H3PO4, तो बस वही बना दो। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ 4 है, तो अगर मैं यहाँ 4 पी है तो मैं यहाँ 4 पी लगा दूँ, 4 3 12, तो यहाँ 6 2 12, ये हो जाएगी बैलेंस हमारी। आई होप इट्स क्लियर। देखो इसने आगे बता दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक, AlOH3 इज एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक्सप्लेन, ये मुझे कैसे पता AlOH3 है, ये 3 प्लस चार्ज होता है, ये -1 चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है।
एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एम्फोटेरिक। अभी मैंने आपको बताया एम्फोटेरिक वो होते हैं जो बोथ एसिड एंड बेसिड से रिएक्ट कर सकते हैं या दे शो एसिड एंड बेसिक बिहेवियर है कैरेक्टर, ठीक है। तो व्हाट आई वुड राइट वाज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। क्लियर हुआ है दोनों को? आपको रामीन अभी तक सारे क्वेश्चंस क्लियर? क्लियर है सर। अच्छा जी। Write an equation to describe the reaction when aluminum hydroxide reacts with NaOH। ये वाहिद वो इक्वेशन है, ठीक है, जो आपने इनऑर्गेनिक में रटनी है वर्ड टू वर्ड। इसकी कोई वो नहीं होती, ठीक है, ये आपके सिलेबस के अंदर, और ये आपको सिर्फ याद होनी चाहिए। इट ओनली कम्स इन याद होने से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये आपने रटनी है। कभी कभी पेपर में आ सकती है, मैंने भी की थी, मेरे भी पेपर में शायद आई थी। AlOH3 प्लस NaOH, ठीक है, रिएक्ट्स टू फॉर्म NaAlOH4, ठीक है, याद रखो, ये आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। ओके हो गया, अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो अगर आप ये लिखोगे, ये एक कॉलम फिल करोगे, तो इनका एक एक नंबर है और इसका दूसरा नंबर है, ठीक है। इसके बाद जब आप ये लिखोगे ना कि Al3 प्लस इज स्मॉलर, ठीक है, इसका एक नंबर होगा, ठीक है। अगर आप ये लिख दो कि सेम शील्डिंग इफेक्ट एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, तो इसका एक नंबर है, ठीक है। ग्रेटर अट्रैक्शन लिखोगे, इसका एक नंबर है, तब आपके 3 नंबर पूरे होंगे, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपने सही बनाया है, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज केटाइंस का, फिर आपको पूरा एक नंबर मिलेगा, ठीक हो गया। ये अगर आप लिखते हो, ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स दैट जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, तो एक नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। वेरिएशन के लिए जब अगर आप ये पी वाला, अगर ये तीनों तो इस Na से नीचे है तो उसका एक नंबर है, फिर एस और सी, एस थोड़ा सा ग्रेटर सी से नीचे है तो इसका एक नंबर है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये कॉलम फिल करने का एक नंबर है और ये कॉलम फिल करने का नंबर है, ये एक नंबर मिल गया। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। Separate samples of Na2CO3 and NaHCO3 react with HCl, ठीक है, same process on table 2.1। Complete the reaction pathway diagram in figure 2.1 for reaction 2, ठीक है, हम कर लेते हैं। Label the diagram to show the enthalpy change delta H2 and activation energy E है, easy। और delta H2 पॉजिटिव है, ठीक है। जब भी एंथैल्पी से हमारे पास पॉजिटिव आता है, इट मींस कि जो हमारे प्रोडक्ट्स की एनर्जी होती है ना, वो ज्यादा होती है रिएक्टेंट से। क्यों? फिर डेल्टा H होता है हमारे पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो ही हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारे जो प्रोडक्ट्स थे क्या थे, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, ये आपने प्रोडक्ट्स लिख लिए। अब हमने एक्टिवेशन एनर्जी बनानी है, तो हमेशा याद रखो कि रिएक्टेंट्स के साथ एक डॉटेड लाइन बनाया करो, ठीक है, और इससे ऊपर एक एरो बनाओ। दिस विल बी योर एक्टिवेशन एनर्जी का एरो, ठीक है, ये का एरो है। और उसने कहा डेल्टा H2 हमेशा याद रखो कि, अब ये देखो, अब अगर मैं ये वाला ग्राफ होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक वाला ग्राफ होता ना, ठीक है, तो इस पर डेल्टा H क्या होता, नेगेटिव, यूं, ठीक है। मगर हमेशा डेल्टा H का एरो याद रखो, डेल्टा H का एरो शुड बी फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमेशा याद रख लो, हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। तो अब ये रिएक्टेंट्स नीचे, प्रोडक्ट्स ऊपर है, तो ये ऊपर की तरफ बना दो और इसको बना दो डेल्टा H2, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर डायग्राम। The value for delta H1 is determined by the experiment by using the following method, ठीक है। 50 cm cube of 2 mole per dm cube HCl is added to a polystyrene cup. The initial temperature of the acid is recorded 19.6. 0.04 mole of Na2CO3 is added to the mixture and stirred, ठीक है। ये हमने 50 cm cube लिया, इसमें 0.024 मोल डाला, ठीक है। All the solid Na2CO3 disappears when colorless solution is produced। अगर all the solid dissolves का मतलब है कि ये लिमिटिंग था और colorless solution बन गया, ठीक है। The maximum temperature recorded during the reaction 26.2. Describe one other observation that shows that the reaction is complete। अच्छा, एक तो टेम्परेचर से पता चल गया रिएक्शन कंप्लीट, उनका रिएक्शन नहीं बढ़ा। दूसरा देखो हमें कैसे ऑब्जर्वेबल बताना है, हमेशा उसने कहा है ऑब्जर्व, उसने कह दिया ना ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नजर आना चाहिए आंख से पता चल रहा है कि इसके अंदर गैस बन रही है CO2 और उसकी वजह से होती है फिजिंग, ठीक है। हमें कैसे पता चला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन कंप्लीट ऐसे पता चल गया कि जब CO2 बनना खत्म हो जाएगी तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो CO2 जब बनना खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिजिंग खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दो, और फिजिंग यहाँ, या तो यहाँ पे लिख दो फिजिंग स्टॉप्स या नो मोर फिजिंग, या यहाँ पे बेहतर वर्ड जो हमेशा लिखा होता है वो लिख दो एफरवेसेंस। फिजिंग के बजाय बबल्स जो आते हैं ना गैस, उसको बोल दिया करो एफरवेसेंस। तो मैं हमेशा एफरवेसेंस लिखता था, एफरवेसेंस स्टॉप्स, ठीक है। Calculate the value of delta H1।
अच्छा, डेल्टा H1 का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा H1 इस वाले मेथड से फाइंड करने का जिसमें आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड गिवन हो, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था इज इक्वल टू माइनस MC del T ओवर n। ठीक है, इसमें जो मैथ्स होता है ना ये हम सोल्यूशन कर लेते हैं, बेसिकली सोल्यूशन का मैथ्स करते हैं। कैसे? जो सोल्यूशन का मैथ्स होता है ना उसमें होता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 cm3। ठीक है, और इसमें हमारा सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन HCl है, तो हम 50 cm को 50 ग्राम देंगे। ठीक है, तो डेल्टा H1 हमारा आ जाएगा माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा 50, क्योंकि 1 cm क्यूब 1 ग्राम के बराबर होता है तो हम यहाँ पे 50 लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा सोल्यूशन वाला मैथ्स लेते हैं। C की वैल्यू 4.18 होती है। ठीक हो गया, और ये हमारे पास आंसर जो नहीं आता ये जाउल्स में आता है, इसको उसने कहा किलो जाउल्स में करें, तो यहाँ हम n इंटू 1000 भी करेंगे। ठीक है, और डेल्टा टी होता है फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना? 26.2, इनिशियल कितना था? 19.6, तो यहाँ लिख दो 26.2 माइनस 19.6, 26.2 माइनस 19.6। नॉर्मली लोग केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि केल्विन में अगर आप डिफरेंस लेते हो ना, फॉर एग्जांपल 270, अगर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट भी कर लो, ठीक है, इसको प्लस 273 करो और इसको भी प्लस 273 करो, तो डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। ठीक है, हमेशा डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ मोल्स हमने पता है कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये देखो 0.04 मोल्स ऑफ NaCO3 उसमें पहले बताया है। और हम पता है ये Na2CO3 क्यों लेंगे? क्योंकि ये सॉलिड था, ये बेसिकली हमारे पास पोलिस्टीरीन कप था, इसमें हमारे पास क्यों पड़ा था HCl, 0.04 मोल डाला जो कि लिमिटिंग था। ठीक है, और वो सारा डिसॉल्व कर गया, तो जो लिमिटिंग था ना उसको हम नंबर ऑफ मोल्स देते हैं, तो 0.04 थे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 0.04। और दूसरा, यहाँ पे ये सॉलिड था, सॉलिड के मोल्स लेते हैं हमेशा। अगर तो फर्स्ट करो दो सोल्यूशन आ जाते, अगर ये NaOH कर देता तो पता है हमारा MC डेल्टा T के अंदर जो M होता ना वो इसका वॉल्यूम प्लस NaOH का वॉल्यूम भी होता, बट चूंकि ये सॉलिड है तो हम वो वाला वॉल्यूम नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का नंबर ऑफ मोल्स लेके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 0.04 इंटू 1000, जल्दी से कैलकुलेट करके दो मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है। फिर इसका आंसर आ रहा है 344.85। नहीं, मुझे लगता है आपने ओ डिवाइड बाय 1000, सॉरी 1000 करना है, 34 पॉइंट हो जाएगा। फिर 34.485। 34 पॉइंट माइनस 34.485, तो कितना हो गया? माइनस 34.5 किलो जॉल्स। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, मेरी जो ट्रिक है ना वो ये है कि मैं ना यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस MC del T। ठीक है, नॉर्मली लोग यहाँ पे माइनस नहीं लिखते, वो क्या करते हैं टेम्परेचर, अगर वो कहें कि एंडोथर्मिक टेम्परेचर में डिक्रीज आता है तो वो यहाँ पर माइनस नहीं लिखते। मैंने MC डेल्टा T में माइनस MC डेल्टा लिखता हूँ, पता है क्यों? अगर तो मेरा फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, अगर तो मेरा आंसर इसके बाद पॉजिटिव खुद ही आ रहा था कि फाइनल टेम्परेचर का मतलब है ज्यादा है, तो मेरा ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव है, तो मैं एक्सोथर्मिक कह दूंगा। ठीक है, मगर अगर मेरा फाइनल टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है 19 माइनस 21 है फर्स्ट करो, ठीक है, तो मेरा आंसर -2 आएगा, तो वो माइनस माइनस कैंसिल होकर खुद ही पॉजिटिव हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली एंडोथर्मिक हो जाता है, तो आपको साइन के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए मैं इसको खुद ही माइनस ले लेता हूँ ताकि यू डोंट हैव टू थिंक कि एक्सो या एंडो, तो मैं एंड में साइन लगाऊं। इस तरह भी कैलकुलेशन आपको ऑटोमेटिकली बता देती है कि यार ये आपका आंसर एक्सो या आपका एक्सो या आपका एंडो है। ठीक है, क्लियर है कि दोबारा एक्सप्लेन करूं? क्लियर है सर। ठीक है, thermal decomposition occurs when NaSCO3 is heated. Calculate the enthalpy change of reaction 3 using the data in table 2.1 and the value of delta H1 calculated। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये पहली क्वेश्चन थी Na2CO3 प्लस 2HCl, मैं आपको समझाता हूँ एक चीज, ये देखो Na2CO3 प्लस 2HCl, ठीक है, इसने क्या बनाया? 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्या बनाया? 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? -34.5। ठीक है, और यहाँ पर हमारे यहाँ पास है NaHCO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है,
NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ऐसा ही है, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमारे पास 27.2। अब ये कह रहा है कि इसकी निकालनी है। अब इसको पता है हम हैश साइकिल बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसका हैश साइकिल बनेगा कैसे। आई नीड टू पे अ लिटिल क्लोज अटेंशन। ये देखो, अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब हमारे पास इक्वेशन ये है, ठीक है, N2NaOH and 2NaHCO3 goes to form Na2CO3 plus H2O plus CO2। मुझे एक बात बताओ, इन दो इक्वेशंस में कॉमन चीज क्या बन रही है? ये भी कॉमन बन रहा है, ये भी कॉमन बन रहा है, और ये भी कॉमन बन रहा है ना, ऐसा ही है। तो मैं अगर यहां पर लिख दूं NaCl तो कोई एतराज तो नहीं है, सही है। अगर मैं यहाँ लिख दूं NaCl तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर भी बन रहा है, ये यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। और इसका मतलब है कि मेरा NaHCO3 भी NaCl बना रहा है और Na2CO3 भी NaCl बना रहा है, ठीक है। बात क्लियर हुई? ये देखो, NaCO3 भी HCl बना रहा है और Na2CO3 भी NaCl बना रहा है, ठीक है। तो मैंने NaCl बना दिया, मेरा ये भी बना रहा है, मेरा ये भी बना रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2NaCl, क्यों? क्योंकि देखो, ये 1 मोल फॉर्म्स 2NaCl और ये 1 मोल फॉर्म्स 1NaCl। तो मैं अगर यहाँ पे 2 लगाऊंगा NaHCO3 की जगह, तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ पर आंसर 2 आ गया। तो अब ये बैलेंस भी हो गई, ठीक है। तो ये वाला मेरा कौन सा रिएक्शन है जिसमें मेरा NaHCO3 से NaCl बन गया? मेरा कौन सा रिएक्शन है? ये है मेरा 27.2 किलो जॉल्स वाला डेल्टा H2, ठीक है। तो ये तो 1 मोल के लिए था ना, यहाँ पे तो 2 मोल्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 27.2 इंटू 2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, Na2CO3 से मेरे पास क्या बन रहा था? Na2CO3 से मेरे पास बन रहा था 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो यहाँ पे मेरे पास Na2CO3 से बन रहे हैं 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -34 इसका, ठीक है। अब अगर हम हेड साइकिल के हिसाब से चलें तो हम टेल टू हेड जाते हैं ना, तो अगर हम इसकी टेल से जाएं और इसकी हेड पे, ठीक है, तो ये हमारा पाथवे बना। पाथवे क्या बना? पाथवे हमारा बन गया। अब ये वाला जो है, ये देखो, ये विद द एरो जा रहा है, तो ये हम प्लस में लेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये देखो, ये हम अगेंस्ट एरो जा रहे हैं, एरो इस तरफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने इसके अगेंस्ट जाना है, तो ये माइनस ही लेंगे, इसको हम करेंगे +34.5, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो जाएगा हमारा, ये देखो, अगेंस्ट एरो है ना। अब हमारा हो जाएगा डेल्टा HR इज इक्वल्स टू, ठीक है, 27.2 इंटू 2, ठीक है, इट विल बी, अब हमारा क्या है, ये उल्टा फ्लिप करना है। जब हम एरो फ्लिप करेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के बजाय प्लस, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा +34.5। तो कम ऑन गिव मी, बताओ क्या आंसर आ रहा है? $88.9। 88.9, हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, 88.9 किलो जाओ मोल -1, एग्जैक्टली यही आंसर है, ठीक है। अब लिखो +88.9। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? इट वाज ट्रिकी। जी सर। अब आई होप तुम लोगों के हेड साइकिल्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, Z is a salt that contains a period 4 element from group 2, ठीक है। देखो वो कह रहा है Z is a salt that contains a period 4 element from group 2। इसका मतलब है कि पीरियड 4 है और ग्रुप 2 है। जल्दी से मुझे चेक करके बताओ पीरियड 4 और ग्रुप 2 का कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट होता है। अब हम यहाँ नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारा है पीरियड 1 2 3 4 और ग्रुप 2, इसका मतलब है कि कैल्शियम का है, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारे पास सॉल्ट है दैट इज ऑफ कैल्शियम, ठीक है। When Z is heated brown gas forms, ठीक है, Z is heated इसका मतलब है थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक हो गया। Identify the formula of Z and use it to write an equation। कौन सा ऐसा हमारे पास सॉल्ट होता है जिसकी कंबशन के ऊपर हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है, NO2 बनती है, ठीक है। ब्राउन गैस, ब्राउन गैस कौन सी होती है? NO2, ठीक है। क्या बना हमारे पास? इसका मतलब है कि CONO3 होगा, CaNO3 होगा, जो कि हमें बना के देगा CaO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2, ठीक है। और ये हमें देती है ब्राउन गैस। इससे हमें पता चला कि ये NO है, ठीक है। हम इसके वो देख लेते हैं मार्किंग, मैं आपको बता देता हूँ।
ये हम बनाने पे 1 नंबर है और ये दोनों एरोस लगाने पे 1 नंबर है, ठीक है? ये लिखने पे 1 नंबर, इसके बाद ये फार्मूला लिखने पे 1 नंबर, वैल्यूज पुट करने पे 1 नंबर, करेक्ट आंसर का 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर, ठीक है। और दूसरा एक तो ये देखने का कि CnO3 का करेक्ट फार्मूला है, ये 1 नंबर, कोई बैलेंस इक्वेशन उसका 1 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की ना एक डेफिनेशन होती है जो कि मार्क्स स्कीम के अंदर है, वो मैं आपको बताऊंगा और आपने यही रट्टा लगाना है इसका, ठीक है? क्योंकि जब तक ये नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, ये लिख दो एंड बैकवर्ड रिएक्शंस, ठीक है? बैकवर्ड लिख दो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है ना। हाँ, बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल, ठीक है, concentration of reactants and products remains constant. This should be written word by word, आपको दोनों में ठीक हो गया। अब आ जाए नीचे। Reaction 4 describes the reversible reaction between Fe3 plus and colorless SCN negative to produce red FeSCN2 plus। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे बस। Reaction 4 describes a reversible reaction between yellow Fe3 plus and colorless SCN to produce red FeSCN2 plus, ठीक है? An equilibrium mixture contains Fe3 plus, SCN negative and FeSCN2 plus aqueous, ठीक है? A few colorless crystals of soluble KSCN are added, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, हमने few soluble चीजें KSCN की डाल दी, ठीक है? अगर हमने KSCN डाला है तो ये डिसोसिएट होकर क्या बनेगा मेरे पास? KSCN को डिसोसिएट करके मैं क्या बनाऊंगा? KSCN अगर मैं डिसोसिएट कर दूं मेरे पास बन गया K प्लस प्लस SCN नेगेटिव, ठीक है? ऐसा ही हो गया। इसका मतलब कि हमारे पास एससीएन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि मैंने ये ऐड किया। द मिक्सचर इज देन लेफ्ट अंटिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम अगेन, द टेंपरेचर रिमेन्स द सेम, ठीक है? टेंपरेचर सेम है, इसका मतलब है कि किसी भी के की वैल्यू चेंज नहीं हुई, के सी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, के पी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है? डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर, ठीक है, कंपेयर टू ओरिजिनल चेंज इन अपीयरेंस। मुझे बात बताओ, जब हमने ये बढ़ा दिया तो अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की वजह तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो गया ना, इसका मतलब है कि हमें ज्यादा रेड हो जाएगा रिएक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवर होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर क्या आ गया? रेड, ठीक है? गोस मोर डार्कर लिख दो या मोर रेड, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ, मैं होता तो मैं लिखता मोर रेड, ठीक है? चेंज इन रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3+, देखो हमारा ये बड़ा, ठीक है? इसका मतलब है कि ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा ना, ठीक है? ये Fe3+ के साथ रिएक्ट करेगा, फिर FeSCN2+ बनाएगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों यूज अप होके ये बना रहे हैं, ठीक है? तो हम कह देंगे डिक्रीजेस, ठीक है? चेंज इन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, Kc जो है उस पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसने कहा है टेम्परेचर रिमेन्स द सेम है। Kc किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ Kc को चेंज टेम्परेचर कर सकता है, ठीक है? सो नो चेंज, ठीक है जी। द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर रिएक्शन 4 is 5 into 10 to the power minus 3 mole of Fe3 plus aqueous and 5 into 10 to the power minus 3 mole of SCN negative aqueous are added together and allowed to reach equilibrium. Total volume of the mixture is 25 cm3, ठीक है? Calculate at equilibrium, at equilibrium देखो क्या कह रहा है? At equilibrium the concentration of FeSCN2 plus is 4.23 into 10 to the power minus 4 mole per dm3. Calculate the equilibrium constant Kc for the reaction. Include the units in your answer. अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है? सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि FeSCN2 के वो कितने थे, मोल्स कितने थे, ठीक है? FeSCN2 का अगर मैं मोल्स निकालूं तो कैसे होगा? मुझे एक बात बताओ, टोटल वॉल्यूम कितना? 25 cm3। मैंने n निकालना है, n ऑफ FeSCN2 निकालूं, ठीक है? अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ n FeSCN2
2 प्लस, ठीक है। मेरे पास कितने आ रहे हैं, मेरे पास आ जाएंगे 4.23 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 1000। ये मैंने क्यों किया, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 की वजह से, ठीक है। ये मेरे पास मोल्स कितने आ रहे हैं, मैं करता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा है। ये मेरे पास मोल्स आ रहे हैं 4.23 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 25, ठीक है, आंसर डिवाइड बाय 1000। ये मेरे पास आ गए 1.0575 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स, ठीक है। अब अगर मैं बनाऊं यहाँ पर कि मेरे पास था Fe3+, मेरे पास था SCN नेगेटिव, और यहाँ पर मेरे पास बने हैं FeSCN2+, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इनिशियल मोल्स, ठीक है, चेंज इन मोल्स और फाइनल मोल्स निकालते हैं, ठीक हो गया। इनिशियल मोल्स के कितने थे इन दोनों ने बताए हुए, 5 - 5 दोनों के थे, देखो 5 - 5 5 - 5, ठीक है। तो इनिशियल दोनों के थे 5 इंटू 10⁻⁻5, 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कितना था, ये हमारे पास था अभी जो हमने बनाया है, कितना शुरू में कितना था, 0 था, क्योंकि इनिशियल तो 0 होता है ना, रिएक्टेंट्स पे कोई भी रिएक्शन शुरू करो शुरू में 0 होता है। अब मुझे बात बताओ प्रोडक्ट में कितना आ रहा है, प्रोडक्ट में हमारा आंसर आंसर आ रहा है 1.0575 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि इतने बने हैं। तो चेंज कितना आ गया, चेंज भी हमारे पास सेम ही होगा 1.0575 मुझे एक बात बताओ, ऊपर रिएक्शन के हिसाब से ये जो रिएक्शन है, ठीक है, दिस रिएक्शन इज 1:1:1। इसका मतलब है कि हम इसकी जो मोल्स होंगे उसको 1:1 की रेशो के अंदर रखेंगे ना, ठीक है। तो अगर ये वाले 1.0575 मोल्स ऐड हुए हैं और ये 1:1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर तो 5 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 1.0575 मोल्स इंटू 10⁻⁻5 होगा ना, क्यों, क्योंकि देखो आपके जब आपके रिएक्टेंट्स यूज अप होते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दो ये दो कम होंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। और ये चूंकि 1:1 में था, इसके जितने बने हैं उतने ही इसके कम होंगे, ठीक है। वह फाइनल आंसर कितना आ गया, हमारे पास आ गया 5 × 10⁻⁻5 माइनस 1.0575 इंटू 10⁻⁻5। इसका मतलब है कि हमारे पास फाइनल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रिएक्शन मिक्सचर कितने हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये क्या बेसिकली एक रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है। इसमें हमने पहले डाले 5 × 10⁻⁻5 इसके और 5 × 10⁻�5 इसके, ठीक है। ये रिएक्ट किया, इतने बन गए। इसका मतलब है कि इतने ही मोल्स इसके रिएक्ट किए और इतने ही मोल्स इसके रिएक्ट किए। तो ये दो जब माइनस कर लोगे तो जब 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, इसका मतलब है कि 4 पॉइंट समथिंग मोल्स SCN के बीच में पड़े हैं, 4 पॉइंट समथिंग मोल्स Fe3+ के बीच में पड़े हैं और 0.1575 मोल्स ऑफ FeSCN2+ के बीच में पड़े हैं। और ये तीनों मिला के आप एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर एस्टैब्लिश करेंगे जो हमें Kc की वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम यही फाइनल मोल्स फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ रहे हैं 3.9425 इंटू 10⁻⁻5 और यहाँ पर भी 3.9425 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गए मोल्स। निकालिए इनकी कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ क्या लगी हुई है, केसी क्या होता है, केसी होता है कॉन्सेंट्रेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सी मींस कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट्स मींस कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मींस कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मींस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन इनका टोटल वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम तो 25 था ना, इसका मतलब है कि ये तीनों 25 में एडेड है, मतलब टोटल वॉल्यूम 25 था। अब ये कॉन्सेंट्रेशन निकाले थे, कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया, 3.9425 इंटू 1000 आंसर डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ये मेरे पास आ गई 1.577 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो अगर ये 1:1 है, ठीक है, इसका मतलब इसकी भी सेम ही होगी 1.577 ठीक है। और यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, मैंने पहले ही बता दिया था, हमारे पास की कॉन्सेंट्रेशन है 4.23 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, 4.23 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब हम केसी निकालना है, केसी में ऊपर क्या आते हैं, ऊपर आते हैं हमेशा प्रोडक्ट और नीचे आते हैं रिएक्टेंट्स। ये देखो ये प्रोडक्ट गोज ऊपर और ये दोनों रिएक्टेंट्स गोज नीचे, ठीक है। तो हम यही यहाँ पे लिखेंगे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। केसी हमारे पास आ गया 4.23 इंटू 10⁻⁻5 जो कि हमारे प्रोडक्ट की है, डिवाइडेड बाय 1.577 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 1.577 इंटू 10⁻3। या आप इसका बस स्क्वायर ले लो, ठीक है, एक ही बात है। तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है केसी का, मेरे पास आ रहा है 4.23 10⁻5 डिवाइडेड बाय आंसर का स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास 17, ठीक है। लेकिन ये बहुत छोटा आ रहा है, लेट मी सी, मैंने कोई गलती तो नहीं की।
4.23 इंटू पावर -4 है, सॉरी 4. -5 नहीं है, 4.23 देखो, 4.23 इंटू पावर -4 है, सॉरी माय मिस्टेक, 4.23 -4 डिवाइडेड बाय 1.577 इंटू -5 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया 1 -3 का होल स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ गया बॉस 170। दिस इज योर केसी का आंसर। अब यूनिट्स निकाल लें, यूनिट्स आपको बताता हूँ। देखो केसी के यूनिट्स, ऊपर क्या था, ऊपर था हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितनी चीजें थी, एक ही था, विच वॉज KSCN2+, ठीक है। और नीचे क्या था हमारे पास था, सॉरी FeSCN2+, ठीक है। नीचे क्या था हमारे पास, Fe3+ था, और हमारे पास था SCN-, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या होते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स होते हैं मोल DM-3, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं Fe3+ के, इसके भी होते हैं मोल DM-3, ठीक है। और इसकी SCN- की भी एक ही पावर है, देखो देयर इज ओनली वन पावर, पावर 1 है तीनों की, इसीलिए सिर्फ मोल DM-3 है। अगर इसकी पावर 2 होती तो ये मोल 2 DM-6 होता, अगर इसकी पावर 2 थी ये वाला मोल 2 DM-6 होता, इस पावर 2 थी तो ये मोल 2 DM-6 होता। लेकिन सेम है तो यहाँ पर भी लिख देंगे मोल DM-3, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो गए, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, मोल -1 DM3। दिस विल योर यूनिट्स, मोल -1 DM3। क्वेश्चन समझ आया है? जी सर। ठीक यस। है। डिटरमिन द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, ठीक है। मुझे जल्दी से Fe का एटॉमिक नंबर बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। 26। 26, ठीक है। 26 है Fe का। अगर हम 26 की पहले लिखें, हमारे पास कितनी आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हमने इसके बाद पढ़ा था 3d से पहले क्या आता है 4s2, ठीक है। ये कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 10, ये हमारे पास हो गए 20, पीछे क्या रह गया 3d6, ठीक है। 3d6 है, Fe3+ है। जब भी आपने डी सबसे से निकालना हो तो हमने कहा था सबसे पहले 4s2 से निकलता है, तो ये निकल गया। अब 6 -1 हो जाएगा, क्योंकि 3+ था तो वहां से तो सिर्फ 2 निकले ना, 4s2 से तो सिर्फ 2 निकले, तीसरा निकाल दो तो ये कितना हो गया 3d5। यही आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपने लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। सही है बॉस। SCN- aqueous is colorless. Complete the dot and cross diagram in figure 3.1 to show the arrangement of outer electrons in SCN- ion, ठीक है जी। SCN- ion की हमने शो करनी है आउटर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, SC और N है, ठीक है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी तो है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। कार्बन के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन के होते हैं 5। हमने एक सहूलत रखनी है कि इनके पास अंदर के 5 भी पूरे हों, अंदर सॉरी इन सबके 8 पूरे, क्योंकि सबसे पहला रूल क्या होता है, आपका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, आपका ऑक्टेट जरूर पूरा होना चाहिए, ठीक है। मैं कार्बन के रिप्रेजेंट कर देता हूँ डॉट से, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ कि इसका मेरे पास डॉट है कार्बन का, ठीक है। नाइट्रोजन के पहले मैं बना देता हूँ क्रॉस क्रॉस, ठीक है, ये दो। अब नाइट्रोजन कितने रह गए, 3 रह गए। इन तीनों को अगर मैं अंदर बना दूं 1 2 3, ठीक है। इन तीनों के साथ कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। कैसे, हमने पढ़ा था कि ये ऐसे बनती है, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस है, इसके साथ कार्बन का ये डॉट बॉन्ड बनेगा, डॉट बॉन्ड बनेगा, डॉट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन के हो गए ना 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा कार्बन के पास कितने हैं अभी, 3, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 2 चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन का एटम बना दूं और यहाँ पर मैं एक सल्फर का अगर मैं क्रॉस लगा दूं, ठीक है, तो कार्बन के कितने पूरे हो गए, कार्बन के भी 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सल्फर के 8 पूरे करने हैं। सल्फर में वैसे कितने होते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स में, इसके होते हैं 6, इसके होते हैं 4, इसके होते हैं 5, ये ग्रुप 5 के अंदर है, ग्रुप 4 के अंदर है, ग्रुप 6 के अंदर है, ठीक है। और सल्फर के अंदर 6 पूरे करने हैं, सल्फर के हम 6 पूरे कर लेते हैं। अगर तो एक इधर है, ठीक है, तो पीछे किधर रह गया 5 5, हम यहाँ लगाते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन आप मुझे बात बताओ, अभी तो इसके 8 पूरे नहीं हुए ना, अभी कितने 1 2 3 4 5 6 7। वो पता है एक कहाँ से आया, ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पूरे ने गेन किया ना, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा और ये 8 हो गए, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब मैं आपको इसकी मार्किंग बता देता हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन लिखोगे पहली वाली लाइन, ठीक है, रेड ऑफ ये वाली, तो ये आपका 1 नंबर होगा। अगर आप नीचे वाली लिखोगे इसका 1 नंबर होगा, ठीक है। ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद अगर आपने इसके मोल्स निकालने हैं वो 1 नंबर है। इसके बाद आपने ये पूरा टेबल बनाया और आपने इसके फाइनल मोल्स निकालने, इसका दूसरा नंबर है।
कॉन्सेंट्रेशन निकाली, इसका तीसरा नंबर है, केसी निकाला है, और सॉरी कॉन्सेंट्रेशन सॉरी फाइनल मोल्स ने अगर आपने फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ठीक निकाली, इसका 1 नंबर है, केसी की वैल्यू का 1 नंबर है, और इसके यूनिट्स का 1 नंबर है। ठीक है, नीचे आ जाओ, ये लिखने पे पूरा 1 नंबर है, और इसके इसके दरमियान है तो ये 1-1 नंबर है। ठीक है, और सेकंड नंबर आपका ये है कि आपका 1 लोन पेयर यहाँ पर हो, ठीक है, और यहाँ पे 3 लोन पेयर ऐसे हो, तो नंबर। ठीक है जी, आ जाओ जी, अब आ गई हमारी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आसान है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी ऑर्गेनिक की, बहुत आसान है, बेसिक चीजें, ठीक है। CH3 CH2 5 CHBr CHBr CH3 is a pair of stereoisomers. Draw the 3-dimensional structure of 2 stereoisomers. ठीक है, अगर तो 3-dimensional structure इट मींस कि इसके अंदर कौन सी है, ऑप्टिकल। ठीक है, हो गया। उसने कहा R can be used to represent CH3 C2H5। इसका मतलब ये देखो, कायरल कार्बन पता है कौन सा, ये वाला है। मुझे कैसे पता चला, ये देखो, ये एक ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है, मैं कहता हूँ यहाँ पे H है, ये Br अटैच्ड है, मैं कहता हूँ Br यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, ये CH3 इसके साथ इधर अटैच्ड है, और ये पूरा R ग्रुप इसके साथ चौथे कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं C और C, H और H, ठीक है, फिर आप यहाँ पर बना दो Br, अब यहाँ पर आप बना दो डॉटेड, और यहाँ पर लगा दो H3C। ठीक है, CH3 नहीं लिखना, H3C, पता है क्यों, ये कार्बन कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, ये बात याद रखना, हमेशा जिस चीज से बॉन्डेड होता है वो लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप एक बनाओ एक वेज, और यहाँ पर लगा दो R, क्योंकि उससे आप R लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने इसको फ्लिप करना है। अब ये वाली जो लाइन है ये उठ के इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लिप करके हो गया Br, ये वाला यहाँ चला गया, ये डॉटेड वाला। ठीक है, CH3, और इसके साथ ये वेज बन गया इसकी तरफ, और अब ये बन गया हमारा R। डिट्टो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपने। ठीक है, नीचे आ जाओ। सैंपल ऑफ दिस वाज रिएक्टेड विद NaOH टू मेक OH। ठीक है, देखो हमारे पास क्या हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Br के बजाय OH लग गया। ठीक हो गया। इन एन SN1 मैकेनिज्म, SN1 का मतलब है कि हमारा सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था, और इसका मतलब है कि ये टर्शियरी है, टर्शियरी हैलोजन एल्केन है। ठीक है, SN1 टर्शियरी का होता है, और एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और 2 स्टेप्स के अंदर होते हैं। कंप्लीट स्टेप 4.1 टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ CH3 CH2 5 CHBr एंड NaOH। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले आपका ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसकी वजह से वो पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये यहाँ से यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, हेट्रोलाइटिक फिजन होगी। ठीक है, हेट्रोलाइटिक फिजन होगी तो पता क्या होगा कि हमारे पास C+ चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर हमारे पास ये R ग्रुप आ गया। ठीक है, मैं अभी R लिख रहा हूँ, आपने ये पूरा लिखना है, मैं हमारे टाइम के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने R लिख दिया, आपने ये पूरा लिखना है। ठीक हो गया। अब हमारा ये पे क्या है, OH। OH हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि OH रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, लोन पेयर, लोन पेयर और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आयन। ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव आयन ऑक्सीजन के ऊपर होगा, याद रखना, और लोन पेयर भी ऑक्सीजन के ऊपर होगा। आपने हमेशा करेक्ट बनाया। आई होप आप लोग की ऑर्गेनिक अब तक की होगी। और अब यहाँ से इसको उठाओगे और यहाँ पे C के साथ अटैक करा दोगे, अटैक करा दोगे, OH बन जाएगा। और मैं ज्यादातर यहाँ पर इसके आगे प्लस Br नेगेटिव भी लिख देता हूँ। ठीक, ये आपका ये हो गया। इसके बाद नीचे आओ, सेपरेट सैंपल्स ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस और टेस्ट विद डिफरेंट दिस एंड दिस हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया CH3 CH2 1 2 3 4 5। ठीक है, CH Br CH3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है CH3 C 1 2 3 4 5 CH OH CH3। ठीक है, अब ये है हमारे पास CH, इसका मतलब है कि यहाँ पे एल्कीन है। तो ये हमारा क्या हो गया, CH3 C 1 2 3 4, ये 5 H डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास तीनों के स्ट्रक्चर्स में। लिक्विड इन द डार्क, Br2 लिक्विड किसका टेस्ट होता है, Br2 लिक्विड हमने कहा था सिर्फ और सिर्फ एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, Br के इसके साथ तो रिएक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और ये हमारे पास Br2 जो एडिशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर हमारे पास याद रखो आ जाएगा हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या बतानी है, मुझे एक बात बताओ, जब ये रिएक्ट करेगा Br2 के साथ तो पता है क्या होगा, ये आपका बॉन्ड ब्रेक होगा एल्कीन वाला, यहाँ Br जुड़ जाएगा, यहाँ Br जुड़ जाएगा। और Br का पहले कलर क्या होता है, ब्राउन। ये ब्राउन से किस में कन्वर्ट होता है, कलरलेस के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख दो ब्राउन टू कलरलेस। ठीक है,
Br2 कलरलेस ब्राउन सोल्यूशन देता है, उसको जब आप रिएक्ट करें तो कलरलेस सोल्यूशन देता है, ठीक है, और इसके साथ नो रिएक्शन। PCl5, PCl5 का मुझे रिएक्शन बताओ होगा या नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। इसका रिएक्शन ना इसके साथ तो नहीं होता, क्योंकि PCl5 हमने पढ़ा था कौन सा रिएक्शन देता है, हमें देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ना इसको रिप्लेस कर देगा Cl से, ठीक है, ये Cl से रिप्लेस हो जाएगा और साथ हमारे पास HCl बन जाएगा एंड POCl3 बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन होता है जिसमें PCl5 बेसिकली रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल टू रिप्लेस दिस OH विद Cl, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, PCl के हमारे पास साथ हमारा क्या बनता है, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे Cl आ जाता है और यहाँ हमारे साथ क्या बनता है HCl प्लस POCl3, और ये जो HCl होता है ना ये हमारे पास देता है स्टीमी या लिख दो मिस्टी वाइट फ्यूम्स, ठीक है। तो मैं हमेशा लिख देता हूँ स्टीमी फ्यूम्स, ठीक हो गया। तो ये HCl की वजह से स्टीमी फ्यूम्स हो जाएंगे और यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है। AgNO3 एक्वस। अच्छा, अब AgNO3 का हमने रिएक्शन एक पढ़ा था कि जो AgNO3 होता है वो जितने भी हैलाइड्स होते हैं Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, इनके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट देता है, इसके साथ व्हाइट देता है, इसके साथ क्रीम देता है और इसके साथ येलो देता है, ठीक है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके अंदर है, या किसी कोई हैलाइड किसके अंदर है, सिर्फ इस कंपाउंड के अंदर है ना, हाइलाइट इसके अंदर है, तो AgNO3 सिर्फ इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, AgBr देगा, AgBr बन जाएगा, ठीक है। तो AgBr क्या होता है, क्रीम PPT होता है, तो आप यहाँ पे लिख दो क्रीम PPT, ठीक है, और यहाँ पर नो रिएक्शन, ठीक है, ये याद होना चाहिए भाई। अच्छा जी, CH3 CH2 5CHBr CH3 is heated with D to produce 3 molecules E F and G, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, उसने D के साथ हीट किया, मुझे एक बात बताओ इसमें कितने कार्बन है, 1 5 5 1 6 7 8 8, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये E क्या है, बेसिकली मेरे ख्याल से यही बनाया मैंने, CH3 CH2 5 CH CH2, ठीक है, CH3 CH2 1 2 3 4, अच्छा नहीं ये कम बनाया, ठीक है। अच्छा ये रिएक्ट करता है, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ CH3 CH2 5 CHBr, मतलब जो हमने ऊपर बनाया था ये वाला, ठीक है, ये अगर हम दोबारा बनाएं तो ये हमारे पास आ जाता है CH3 C 1 2 3 4 5, ठीक है, CHBr CH3, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। ये हमारे पास रिएक्ट कर क्या बना रहा है, हमारे पास बना रहा है ये, इसका मतलब है कि इसमें Br निकल गया और एक आधा H भी निकला, डबल बॉन्ड बना। मुझे एक बात बताओ, जब भी डबल बॉन्ड बनता है और Br निकल रहा है तो Br क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, एलिमिनेट हो रहा है, तो इसका जो रिएक्शन होता है कौन सा होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें Br एलिमिनेट हो रहा है, H एलिमिनेट हो रहा है, जो भी चीज कुछ रिमूव हो रही होती है एलिमिनेट हो रही है, उसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई डी एंड द कंडीशंस यूज्ड, और हमने एक ही रिएक्शन पढ़ा था जिसके अंदर एलिमिनेशन आता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, किसी भी एल्काइल हैलाइड की अगर आपने एलिमिनेशन करानी हो तो देयर इज ओनली वन कंडीशन के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप ग्रुप 1 का कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड इन एथेनॉल ले लो, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे NaOH इन एथेनॉल, दिस इज द ओनली रीजनल कंडीशन, ठीक है, याद होना चाहिए। अभी तक क्लियर जा रहे हैं ना, कोई मसला तो नहीं है, No, sir. ठीक है। रामीन आपको No, sir. क्या, both sigma and pi bonds are present in a molecule of E as a result of different types of hybridization in the carbon atoms, ठीक है। Complete table 5.2 to show the number of carbon atoms within each of the hybridization in a molecule of E। अच्छा अच्छा, अब इसमें sp3 sp और sp2 होते हैं। sp वो वाले कार्बन हाइब्रिडाइज्ड होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, sp2 होते हैं इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और sp3 वो होते हैं इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो यहाँ पे लगा दो 0। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन कितने, 1 और 2, तो sp2 वाले कितने हो गए, 2, ठीक है, और sp3 वाले कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगा दो 6, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल। Describe the essential feature of an unbranched hydrocarbon that causes its molecule to show stereoisomerism, ठीक है। स्टीरियोआइसोमरिज्म कैसे होती है, एक्सप्लेन हाउ दिस फीचर इज बेसिकली अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, ये देखो इसमें ये E है, दिस इज एन अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, ये एक लीनियर हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब ये स्टीरियोआइसोमरिज्म कैसे देती है, देखो अगर तो कोई चीज अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, अगर कोई चीज मैं कह देता हूं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट करो H CH3 Br और C2H5, अब ये तो ब्रांच है ना, देखो ये मेरे पास कौन सी दे देगी, ये मेरे पास ऑप्टिकल देगी क्योंकि ये कायरल कार्बन है, लेकिन ये अनब्रांच्ड है। अनब्रांच के अंदर कौन सी हमें स्टीरियोआइसोमरिज्म मिल रही है, देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कौन सा देता है, सिस ट्रांस आइसोमर देता है, ठीक है।
तो यहाँ आप लिखोगे हमें कौन सा आइसोमर मिलता है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म मिलता है, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। पहले तो आप ये लिख दो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, और वो पूछ रहा है कैसे, मतलब कौन सी ऐसी चीज होती है अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो सिस ट्रांस दे। पता है सिस ट्रांस क्यों होती है, इसके अंदर होता है पाई बॉन्ड, हमने बता दिया sp2 है, sp2 की वजह से यहाँ पर अनफिल्ड p ऑर्बिटल होते हैं यूं करके, और यूं करके अनफिल्ड p ऑर्बिटल होते हैं, इनके दरमियान बनते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड बनते हैं इनके दरमियान। और इन पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान ना रोटेशन बहुत कम होती है। आप यूट्यूब पे कभी वीडियो देखो तो अगर आपका ये स्ट्रक्चर है ना, ये सी फर्स्ट करो आपके पास है ये, या मेरी पेंसिल एक सेकंड फर्स्ट की है, हाँ देखो, बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, तो पता है होता क्या है, ये कार्बन फुल रोटेट कर सकता है, ये कार्बन भी फुल रोटेट कर सकता है अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर के अंदर। मगर अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो ना, ठीक है, तो होता ये कि ये वाले जो कार्बन होते हैं ना, ये पूरा फुल 360 डिग्री बहुत ज्यादा रोटेट नहीं कर सकते, इनकी लिमिटेड रोटेशन होती है। हो सकता है कि ये वाले कार्बन जो है, ठीक है, ये बस हल्का हल्का सा बस यहाँ रोटेट कर लें दैट्स इट, जबकि जो ये वाला कार्बन होता है ना, ये वाला कार्बन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, ये पूरा गोल 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 घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। तो आप यही लिखोगे कि देयर इज प्रेजेंस, देयर इज अ पाई बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट, सो लिमिटेड रोटेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, ठीक है, दैट्स इट। सिस्टम मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, लेकिन ये मानता नहीं, ठीक है। और हाँ, और पता ही आपने क्या लिखना है, हाँ एक और चीज, 3 नंबर है, सॉरी ये 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, तीसरा नंबर आपने जरूर लिखना है कि सिस्टम आइसोमरिज्म, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, जो अनब्रांच्ड होती है उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर देता है सिस्टम, ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे हेंस सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, और ये नहीं लिखना, आपने लिखना है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होती क्या है, लिखो हेंस सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एज टू डिफरेंट ग्रुप्स attached on the on both on आप लिख दो on both double bonded कार्बन्स, ठीक हो गया। अब इसकी मार्किंग में आपको बताऊं, अब ऊपर चलते हैं, ये देखो, अच्छा जी, ये वाला करेक्ट है तो 1 मार्क, ये वाला करेक्ट है तो 1 मार्क, ठीक है। अगर आपने ये पार्शियल किया, आपने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाया और एरो बनाया तो 1 मार्क, ठीक है। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे लोन पेयर बनाया और नेगेटिव चार्ज सीरीज पे लगाया 1 मार्क, अटैक किया है तो 1 मार्क, और करेक्ट अटैक किया, करली एरोज बनाए तो 1 मार्क, ठीक है। ये आपकी पहली रो ठीक है तो 1 मार्क, दूसरी रो ठीक है 1 मार्क, तीसरी रो ठीक है 1 मार्क, ठीक है। इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क, ठीक है। अगर आपने लिखा था पाई बॉन्ड प्रेजेंट, इसका 1 मार्क है, लिमिटेड रोटेशन 1 मार्क, और अगर ये लिखा है टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड फ्रॉम बोथ डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स तो 1 मार्क है। तो ये तीनों चीजें लिखना जरूरी है, ठीक है, जरूर लिखना जब सवाल आया डबल बॉन्डेड कार्बन का, ठीक है, जरूर जरूर जरूर, मैं आई रिपीट जरूर लिखना, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन वाला, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन, कंपाउंड डब्ल्यू, okay. Compound W has a molecular formula C4H10O. It contains only one functional group. ठीक है, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। टेबल 5.1 shows the two peaks with the greatest ME values in the mass spectrum, ठीक है, ग्रेटेस्ट, इसका मतलब है कि ये क्या है, M प्लस पीक है और ये M प्लस 1 पीक है, ठीक है, M पीक और M प्लस 1 पीक, मतलब ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है और ये मॉलिक्यूलर आयन प्लस 1 है। रिलेटिव अबंडेंस X of the peak at 75, एक हमने पढ़ा था नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 100 ओवर 1.1 इंटू M प्लस 1 की पीक ओवर M की पीक, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, ठीक है, तो लिख दो 4 इज इक्वल टू 100 इंटू M प्लस 1 फाइंड करना है, ठीक है, ये देखो, मतलब ये हमने इसको लिख देते हैं X, ठीक है, तो फाइंड करना है इसकी अबंडेंस, ठीक है, बेसिकली 100 ओवर 1.1 लिखना है, इसके अंदर आप लिखना है abundance of M प्लस आयन पीक X एंड abundance of molecular आयन पीक 50, ठीक है, तो आप लिखोगे X ओवर 50, ठीक है। तो अब यहाँ लिख दो 4 इंटू 1.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एक्स। समझ आई ना, कैलकुलेट करो, इसका आंसर आ रहा है 4 इंटू 1.1 इंटू 50, आंसर डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया 2.2, 2.2 इसकी अबंडेंस है, ठीक है, क्लियर हुआ।
जी से। अच्छा, the mass spectrum of W also shows that Me29 and 59, ठीक है, Me29 59 में एक पीक शो कर रहा है, ठीक है, देयर इज अ फ्रेगमेंट जो शो कर रहा है, सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दीस फ्रेगमेंट्स। 29 अगर मैं बनाऊं CH3 CH2 पॉजिटिव, तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास का मास 29 आ रहा है, देखो कितना होता है 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 2, कितना आ रहा है 29 ही आ रहा है ना। इतना ही है ना, 29 ही आ रहा है ना। जी सर। ठीक है, अब एक और है 59, ठीक है, अब हम देख लेते हैं, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 59 माइनस 16, ठीक है, 43 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12, ठीक है, अगर मैं करूं इसको C3H7O पॉजिटिव, देखो अगर मैं बनाऊं C 1 2 3 1 2, ठीक है, C 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आ गया O, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या समझ आई कि ये एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बनाऊं तो मेरे पास ये आ रहा है 59 के ऊपर आ रहा है ना, ये 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 16 आ रहा है ना 59। जी सर। तो इसका मतलब एक क्या हो गया, C3H7O पॉजिटिव हो गया, ठीक है। दिस शोज के यार देखो हमारे पास CH3 CH2 भी है, CH7 भी है, तो अगर मैं कहूं कि इसका फॉर्मूला क्या था, C4H10O था ना, ठीक है, तो ये हम कुछ ना कुछ करके निकाल ही सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी तक ज्यादा मुझे समझ आई, तो मैं कह सकता हूँ CH3 CH2 है, तो मैं CH3 CH2 बना दूंगा, C3H7 है तो ये C3H7 हो गया। इसका मतलब है कि मेरे साथ अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कुछ हो, ठीक है, OH अगर मैं कर दूं और C बना दूं, तो मोर और लेस मेरा बन सकता है, लेकिन देखते हैं, ठीक है। A sample of W C4H10O is heated under reflux with an excess of acidified K2CO7, ठीक है, देखो उसने क्या कहा, W मतलब ये जो था हमारे पास C4H10O is heated under reflux with an acidified excess of acidified K2Cr2O7, ठीक है, उसने क्या किया, हीट एंड रिफ्लक्स विद K2Cr2O7, ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और हीट एंड रिफ्लक्स। मुझे एक बात बताओ, अगर किस चीज को हम हीट एंड रिफ्लक्स विद K2Cr2O7, सिर्फ और सिर्फ KMnO4 नहीं, सिर्फ और सिर्फ K2Cr2O7 से क्या चीज ऑक्सीडाइज करते हैं, हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल, ठीक है। और रिफ्लक्स अंडर विद एन एक्सेस, रिफ्लक्स विद एन एक्सेस क्या मतलब है, या तो कीटोन बनता है या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। Until no further reaction, only one organic product X is present in the mixture at the end of the reaction, ठीक है। उसने बता दिया कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ W है, और W के अंदर ये देखो एक ब्रॉड पीक है, ये वाली 32 से 3650 के दरमियान मेरे पास आ रही है हाइड्रोक्सिल, ठीक है। इट मींस कि जो ये है ना मेरा W, ये तो मेरा हो गया अल्कोहल, क्योंकि उसने क्या कहा है, ओनली वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अगर तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हुई है, और अगर ऑक्सीडेशन हुई है K2Cr2O7, इसका मतलब है कि अल्कोहल था, ठीक है। ओनली वन प्रोडक्ट बना है, ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, ये जो ए पीक है, ये तो ड्यू टू OH हो गई और हाइड्रोक्सी हो गई, ठीक है। तो ए वाला बॉन्ड कौन सा है, हम बता देते हैं OH हाइड्रोक्सी। मुझे कैसे पता चला, ये देखो यहाँ पे उसने कहा OH हाइड्रोक्सी 32 और 3650 के दरमियान है, ये 35, ये यहाँ 32 से लेकर 3650 के दरमियान आ रही है, ठीक है। और मुझे पता था कि इसके अंदर अल्कोहल होगा, क्योंकि उसने कहा कि ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो तो बन गया, ठीक है। अब उसने कहा कि ये बना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आ रही है स्ट्रेट पीक्स। अब मुझे एक बात बताओ, आपके ना थोड़े से कर करके स्पेक्ट्रम्स याद हो जाते हैं। अब अगर हम C डबल बॉन्ड O का निकालें, तो उसकी पीक आ रही है, कार्बोनाइल कार्बोक्सिल की पीक कितने पे है, 1670 से 1740, तो देखो 1670 1740, इसका मतलब है C डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन इसमें OH है कार्बोक्सिल वाला, वो कितना 25 से 3000, और 25 से 3000 के दरमियान तो मेरे पास कोई पीक नहीं आ रही। वरना कार्बोक्सिलिक एसिड की कैसी पीक होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक पड़ी थी, कुछ यूं करके पीक होती है ना, ऐसे ही आती है ना उसकी पीक। अब उसकी पीक ऐसी है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का इसका इन्फ्लुएंस स्पेक्ट्रम देखा हो ना, तो वो कुछ यूं करके आ रहा होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन ये क्या आ रहा है, 25 से 6000 के दरमियान तो कोई पीक नहीं आ रही, डायरेक्ट 3000 पे आ रही है। इट मींस कि ये जो पीक है बी वाली, ये C डबल बॉन्ड O की वजह से है, मगर इसमें कार्बोक्सिल की पीक नहीं है,
अगर कार्बोक्सिल की पीक नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाला बॉन्ड तो मेरा सी डबल बॉन्ड O का है और ये मेरा क्यों है, कार्बोनाइल की वजह से। ठीक है, समझ आई? कार्बोक्सिल क्यों नहीं है, कार्बोक्सिल का OH नहीं है। अगर कार्बोक्सिल का OH नहीं है, खाली सी डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब ये कार्बोनाइल है। और उसने क्या कहा था कि शुरू में हमारे पास था OH, अल्कोहल था, उसको ऑक्सीडाइज करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसमें सी डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल आ रहा है, और सिर्फ एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और हीटेड अंडर रिफ्लक्स है। अगर तो हीटेड अंडर रिफ्लक्स हो, ठीक है, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बने जिसके अंदर कार्बोनाइल हो, वो क्या बनता है, कीटोन। कीटोन बनता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था सेकंड अल्कोहल। मुझे कैसे पता चला? मैंने कहा कि K2Cl2O7 से ऑक्सीडेशन हो रही है। सबसे पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन रहा, सिर्फ कीटोन बन रहा है। कीटोन कब बनता है, जब सेकेंडरी अल्कोहल हो। दिस प्रूव्स कि C4H10O इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब उसका आखिरी सवाल यही होगा, यूज द इंफॉर्मेशन इन A एंड B1 टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ X, ठीक है। अब ये किया, इसका मतलब है कि ये मेरा स्ट्रक्चर था सेकेंडरी अल्कोहल का, C मैं बना देता हूं ये OH CH3, ठीक है। अब अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूं K2Cl2O7 के साथ, तो हमने क्या कहा था, क्या बनता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 H। अच्छा, मुझे एक बात, मेरी बात याद रखो, मैं यहाँ पे H नहीं लिखता ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। बट जब आप एग्जाम करोगे, मेक श्योर कि आप H ड्रॉ करो, मेक श्योर, मैं आई एम एम्फसाइजिंग, मेक श्योर H ड्रॉ करो, क्योंकि H ना भूलना, इसके नंबर होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, Y इज स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ W, इसका मतलब है W इसका एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है Y। Both Y and produce colorless bubbles when sodium are added to them। अच्छा, अभी तक तो समझ आया ना आप दोनों को? जी सर। अमीन, आपको क्लियर है? अच्छा, Yes, अब sir. देखो वो कह रहे हैं कि कलरलेस बबल्स व्हेन सोडियम इज एडेड। सोडियम कब देते हैं कलरलेस बबल्स, जब हमारे पास OH ग्रुप हो, ठीक है। क्यों, हमें कैसे पता चला, या OH हो या सी डबल बॉन्ड OH? सी डबल बॉन्ड OH तो है नहीं, क्यों, क्योंकि उसने कहा ये स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ W है, और W के अंदर क्या था, W के अंदर हमारे पास था OH ग्रुप। और ये एक बेसिकली अल्कोहल का टेस्ट होता है कि जब आप उसके अंदर सोडियम मेटल डालते हो ना, तो वो कलरलेस बबल्स पता है किसके देते हैं, H2 के, क्योंकि मेटल प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के हमारे पास आ गए कलरलेस बबल्स। इसका मतलब है कि इसके अंदर OH है। उसने क्या कहा है, Y does not react with K2Cl2O7, ठीक है। K2Cl2O7 क्या करता है, हमारे पास कराता है ऑक्सीडेशन। अगर तो K2Cl2O7 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि Y रिएक्ट नहीं कर रहा। और वो कौन सा ऐसा अल्कोहल है जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, जो रिएक्ट नहीं करता, वो होता है हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के अगर आप करो ऑक्सीडेशन K2Cl2O7 के साथ हीट अंडर डिस्टिलेशन, तो वो एल्डिहाइड देता है। अगर आप उसी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराओ K2Cl2O7 के साथ हीट अंडर रिफ्लक्स, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की अपनी क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन कराओ K2Cl2O7 के साथ हीट अंडर रिफ्लक्स, तो वो हमें कीटोन देता है। मगर टर्शियरी हमें कुछ नहीं देता, पता है क्यों? अगर तो फर्स्ट करो मैं ये बनाऊं, ये एक मैं बना देता हूँ CH3OH, ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास, और यहाँ पे भी CH3। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करना चाहूँ, तो मैं, मुझे एक बात बताओ, उसने कहा था कि ऑक्सीडेशन पता है कैसे होती है, एक हाइड्रोजन ये वाला रिमूव होता है, और आप दूसरा हाइड्रोजन किसी भी नेबरिंग वाले से ले लेते हो। अगर तो मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये है, ठीक है, CHHOH, ठीक है। अगर मैं कार्बोक्सिलेट बनाता हूँ, ये मैं H रिमूव करता हूँ, ये वाला H रिमूव करता हूँ, C डबल बॉन्ड OH लगा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं सेकेंडरी लेता हूँ, ठीक है, H CH3 और ये OH, ठीक है, तो मैं ये वाला H रिमूव करता हूँ, ये वाला H रिमूव करता हूँ, और मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना देता हूँ। अब मैं यहाँ से दूसरा H कहाँ से रिमूव करूंगा? दूसरा H रिमूव करने की तो कुछ जगह ही नहीं है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, तो ऑब्वियसली इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, ठीक है, इसीलिए ऑक्सीडाइज नहीं करता। इट मीन ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। Y does not react with Y does not react with warm and alkaline iodo aqueous। ये कौन सा हमारे पास फॉर्म होता है, आयोडो फॉर्म टेस्ट होता है। अगर तो वो कह रहा है डज नॉट रिएक्ट विद अल्कलीन iodo aqueous, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या चीज नहीं है, या तो हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है, या हमारे पास CH3 COH ग्रुप नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास या तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, या हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O नहीं है। और हमें पता है कि Y अल्कोहल है, इसका मतलब है कि इससे हमें कंफर्म हो गया कि सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। सो नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन Y, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो आप लिख दो, और हमें ये भी पता है कि Na के साथ रिएक्ट करते हैं, Na के साथ कौन सी चीज रिएक्ट करती है, अल्कोहल, तो हम यहाँ लिख दो नेम द फंक्शनल ग्रुप, या लिख दो अल्कोहल या लिख दो हाइड्रोक्सी, मैं लिख देता हूँ अल्कोहल, ठीक है। कंप्लीट द इक्वेशन, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ W और Y विद सोडियम, बहुत इजी है। हम इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो पता है क्या होता है, ये देखो CH3 CH2 CH2OH फर्स्ट करो, ठीक है। अब पता है क्या होगा, यहाँ से O नेगेटिव हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक एल्कलाइल, एक एल्कानोइड आयन बन जाता है, ठीक है, ये आयन बन जाता है। उसको हम लिख देंगे C4H। ये पहले कितने थे, ये देखो, यहाँ पे क्या था, OH था, कितने थे, 10H थे, एक H रिमूव हो गया ना, तो C4H9O
नेगेटिव Na+, ठीक है, प्लस अब ये एक H रिमूव हुआ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, C4H9 है, ठीक है, और ये एक H रिमूव हुआ है, तो एक H के लिए मैं पता क्या करूंगा, हाफ H2 कर दूंगा, ठीक है। वरना अगर आपने इसको फुल बैलेंस करनी है, इस सबको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, इस सबको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 और ये H2, ठीक है। इस तरह आपकी ये इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है जी। अब उसने एक और चीज क्या कहा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाई। अब हमें पता है वाई एक एल्कोहल है, हमें ये भी पता है कि वाई टर्शियरी एल्कोहल है, तो स्ट्रक्चर, और इसमें क्या है, C4H10O है और एक टर्शियरी एल्कोहल है, तो हम बना लेते हैं, बहुत आसान है। कार्बन लो, इसके साथ यहाँ पे जोड़ो CH3, ठीक है, CH3 नहीं हो सकता, ड्रॉ जब भी हो ना तो पूरा बना दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बनाओ, ये देखो यहाँ पे बनाओ CHHH, ठीक है। यहाँ पर आप बनाओ CHHH, यहाँ पर आप बनाओ CHHH, और टर्शियल कॉल यहाँ लगा दो O और इसके साथ जोड़ दो H। दिस इज योर आंसर एंड दिस कंप्लीट्स योर पेपर। मैं आपको उसकी बस मार्किंग बता दूं, मार्किंग इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप ये फार्मूला, अगर आप ये फाइंड कर लो 2.2, तो इसका एक नंबर है, ठीक है, इसका एक है, इसका एक है, पीक्स का, ठीक है। अगर आपने ये ठीक बताई है, ये पूरी रो, इसका एक है, इसका एक है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने इसका प्रोडक्ट सही बनाया, इसका एक है, ठीक है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और ये भी एक नंबर है। This completes your paper. I hope you understood today's paper. आगे कोई क्वेश्चन अभी पूछ रहा मेरे से पेपर से रिलेटेड? No, sir. कोई क्वेश्चन नहीं है नहीं दोनों के? sir.